माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो बेसिकली आपका एक सोर मतलब एक घाव होता है जो कि आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लोअर ओएसोफेगस के एंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक्यूट पेप्टिक अल्सर और क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। एक्यूट पेप्टिक अल्सर को हम स्ट्रेस अल्सर भी कह सकते हैं और ये आपको मल्टीपल स्मॉल म्यूकोजल इरोजन्स होता है। मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पे इरोड हो जाती है, बहुत सारे जगह पे, और ये मोस्ट कॉमनली आपको स्टमक में देखने को मिलता है। जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो इस स्टमक वाले पोर्शन में ही आपको ये एक्यूट पेप्टिक अल्सर मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन के ऐसे इरोजन अलग अलग दिखेंगे जो कि बाद में सोर में डेवलप हो जाते हैं। ये सोर जो है वो आपको जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की ये जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं और उसकी वजह से आपको पेशेंट के बॉडी में पेन होता है और एक बर्निंग फीलिंग वो फील करता है। उसके साथ ही जैसे ही ये आपके सोर्स डेवलप होते हैं वैसे ही इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अल्सर्स जो डेवलप होते हैं वो आपको स्ट्रेस की वजह से होते हैं, या तो आपको साइकोलॉजिकल ये अल्सर्स किसी भी पर्सन को क्यों होता है तो इसलिए क्योंकि या तो उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो मतलब माइंड टेंशन हो, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जैसे कि या तो उसे शॉक लगा हो या वो सीवियर ट्रॉमा में गया हो या सेप्टिसेमिया हो या फिर एक्सटेंसिव बर्न्स हो चुके हों उसके बॉडी पे, और यहाँ तक कि आपको इंट्राक्रेनियल लेसन्स भी डेवलप होते हैं उसकी वजह से भी। और ये आपको बेसिकली क्यों होता है कि वैगल का स्टिमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको स्टमक में एसिड का सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होने लगता है। ड्रग इंटेक की वजह से होती है ये अल्सर, जैसे कि एस्पिरिन हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, या फिर कोई लोकल इरिटेंट है जैसे कि किसी भी पर्सन को अल्कोहल की आदत हो या स्मोकिंग करता हो या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहा हो तो भी आपको ये अल्सर्स डेवलप होते हैं। ठीक है। अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्टमक का जो म्यूकोजल इरोजन होता है वो आपको क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जो आपका कसिंग अल्सर यानी कि जो इंट्राक्रैनियल लेसेस डेवलप होते हैं वो आपको गैस्ट्रिक एसिड के ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से होते हैं। और ये क्यों होता है कि आपका इंट्राक्रैनियल कंडीशन जो होता है और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि इंडिविजुअल में इंट्राक्रैनियल आपको डैमेज होता है ब्रेन ट्रॉमा, इंट्राक्रैनियल सर्जरी या फिर ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। ये तो था आपका कसिंग अल्सर, लेकिन बाकी जो कंडीशंस है उसमें पॉसिबल हाइपोथेसिस जो दी गई है जिसकी वजह से अल्सर्स डेवलप होते हैं स्ट्रेस अल्सर, वो है इस्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी। हाइपोक्सिक का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन। तो जब म्यूकोजल सेल्स को जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है जिसकी वजह से आपको इस्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी होती है। उसके साथ ही क्या होता है कि जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर होता है वो अगर वहाँ से रिमूव हो जाता है या डिप्लीट हो जाता है तो आपका जो म्यूकोसा होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है एसिड पेप्टिक सिक्रीशन के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर आपको वो एसिड जो है वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब ये तो था अबाउट एक्यूट पेप्टिक अल्सर। अब हम बात करेंगे क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर आपके दो होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है या तो फिर डिओडिनल अल्सर है। मतलब ये दोनों जो है वो आपको क्रोनिक पेप्टिक अल्सर कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग डिसीज है क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर बेसिकली आपको स्टमक को अफेक्ट करता है और डिओडिनल अल्सर जो है वो आपको डिओडिनम को अफेक्ट करता है। इंसिडेंस की बात करें तो ये आपको मिडिल एज्ड एडल्ट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है और डिओडिनल अल्सर्स बेसिकली आपको 25 to 50 ईयर्स वाले एडल्ट को होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर्स जो है वो 60 ईयर्स से अबव एडल्ट जो है कॉमनली इससे सफ़र करते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में बहुत कॉमन है। डिओडिनल अल्सर जो है वो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के कंपैरेटिव 4 टाइम्स ज़्यादा होने के उसके चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको जो है कि अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिसीज जो है वो आपका
क्यों होता है? तो जब आपका जो म्यूकोजल बैरियर होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव, जो कि आपको स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, अगर वो आपका किसी तरह से भी डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए या डिप्लीट हो जाए, तो जो एसिड पेप्सिन होते हैं वो उसके लिए काफ़ी ससेप्टेबल हो जाते हैं। मतलब वो ईजिली जो एसिड है वो आपको डैमेज करने लगता है उस म्यूकोसा को, जिसकी वजह से आपको जो म्यूकोसा है वो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करता है, यानी कि वहाँ पे लेसेंस या सोर्स डेवलप होते हैं। जो एटियोलॉजी है पेप्टिक अल्सर की, वो आपको एक्सप्लेन तो नहीं की जा सकती एक सिंगल फैक्टर के बेसिस पे, क्योंकि उसके लिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से आपको ये अल्सर्स डेवलप होते हैं। क्योंकि अगर 10 to 20% पेशेंट्स की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर्स जो है वो आपको नॉर्मली डिओडिनल अल्सर्स के साथ को एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए एटियोलॉजी मतलब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्सर्स की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। उनमें से जो फैक्टर्स हैं वो हैं, सबसे पहला फैक्टर है हेलिकोबैक्टर पायरोली गैस्ट्राइटिस। तो इसमें क्या है कि 50 to 20% केसेस जो है, अगर हम उसको देखें जिसमें जो पर्सन क्रोनिक पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें एच पाइलोरी का एंट्रम में होना रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये एच पाइलोरी जो है वो आपको डेवलप करता है डिओडिनल अल्सर लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर ये एच पाइलोरी कॉलोनीज फॉर्म कर दे, गैस्ट्रिक कॉलोनीज फॉर्म कर दे, तो अल्सर्स डेवलप नहीं होते और यहाँ पे आपको कोई सिम्टम्स किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। सेकेंड फैक्टर है NSAIDs इंड्यूस्ड इंजरी, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर लिया जाए कंटिन्यूसली तो उससे भी जो है अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्ट टॉक्सिसिटी के लिए, एंडोथेलियल डैमेज के लिए और एपिथेलियल इंजरी के लिए। और ये सारे फैक्टर्स मिलके जब इतनी इंजरी कॉज करते हैं तो आपको गैस्ट्रिक और डिओडिनल म्यूकोसा दोनों होने के चांसेस होते हैं, मतलब कि वो दोनों को अफेक्ट करते हैं उनके म्यूकोसा को। थर्ड फैक्टर है एसिड पेप्सिन सिक्रीशन। तो कुछ लेवल ऑफ एसिड पेप्सिन सिक्रीशन जो है वो आपको डिओडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो है हमारे बॉडी में होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए हर चीज़ का सिक्रीशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो उस लेवल से थोड़ा भी अगर अधिक होता है तो हम अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर्स जो है वो कभी भी आपको पर्नीसियस एनीमिया से के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि पर्नीसियस एनीमिया में आपको किसी तरह का कोई एसिड नहीं होता है और पेप्सिन सिक्रेटिंग पैरेटल और चीफ सेल्स जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से पेप्टिक अल्सर्स कभी आपका पर्नीसियस एनीमिया के साथ अकर नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस जो होता है वो आपको स्टमक की लाइनिंग का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कहते हैं। तो कुछ डिग्री ऑफ गैस्ट्राइटिस जो होते हैं वो आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स के कॉज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इरिटेंट की बात करें तो जो पाइलोरिक एंट्रम होता है और लेस कर्वेचर होता है स्टमक का, वो साइड्स जो होते हैं वो आपको लोकल इरिटेंट्स के लिए काफ़ी देर तक एक्सपोज्ड होते हैं और इसीलिए वो कॉमन साइट्स होते हैं आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने के। कुछ लोकल इरिटेटिंग सब्सटेंसेस जो है वो आपको पेप्टिक अल्सर होने के लिए कॉज हैं और वो होते हैं आपके, या तो आप बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, या फिर कोई पर्सन जो है वो अल्कोहलिक है या सिगरेट स्मोकर है, या फिर जो एस्प्रिन मतलब ड्रग ले रहा है वो आपको अनबफर्ड है, तो उस केस में भी गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइटरी फैक्टर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी जो है वो भी आपको पेप्टिक अल्सर्स होने के एक फैक्टर है, क्योंकि ऐसा मानता है कि जब हमें भूख लगती है, जब हम तो हमारा क्या होता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होने लगता है, लेकिन जब वहाँ पे कोई फूड नहीं होता है तो वो एसिड के पास डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो आपको अफेक्ट करता है फिर आपके गैस्ट्रिक लाइनिंग को। ठीक है, तो धीरे धीरे वो वहाँ पे वो सिक्रीशन, क्योंकि एसिड जो है वो वैसे भी आपका काफ़ी हार्मफुल होता है, तो जब वो आप उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके स्टमक के लाइनिंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका डाइटरी फैक्टर। तो जो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी आपको एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है पेप्टिक अल्सर के लिए। न्यूट्रोलॉजिकल
डिफिशिएंसी की वजह से हमारे सेल्स जो होते हैं वो आपको प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है। उसमें साथ में जब आपको भूख लगती है तो क्या होता है कि स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन होता है, लेकिन उस एसिड को जिस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करता है, तो जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो वो जो है ऑलरेडी आपकी स्टमक लाइनिंग वीक हो चुकी है, क्योंकि सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है। साथ में वो एसिड जो है उसको फिर आपके गैस्ट्रिक लाइनिंग को अफेक्ट करेगी और वहाँ पे फिर आपके सोर्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में देखने को ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी या फैटिग होती है वो भी आपको अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। 8 है जेनेटिक फैक्टर। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो आपको पेप्टिक अल्सर के लिए ज़्यादा प्रॉन होते हैं, मतलब उन पर्सन्स में पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है आपका हार्मोनल फैक्टर। तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जब वो सिक्रीट होते हैं ट्यूमर्स से, तो वो आपको एसोसिएटेड होते हैं पेप्टिक अल्सर से। जैसे कि जब गैस्ट्रिन का इलाबोरेशन होता है इसलेट सेल ट्यूमर्स के थ्रू जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, या फिर एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है जब आपका हाइपरप्लासिया में, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं पेप्टिक अल्सर्स के डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपका ये डियोडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर्स के मेन पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम डियोडिनल पेप्टिक अल्सर का पैथोजेनेसिस देखते हैं। अल्सर के लिए बेसिकली 2 फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आपका म्यूकोसा जो स्टमक की म्यूकोसा होती है, जब वो गैस्ट्रिक एसिड के एक्सपोजर में आती है या फिर पेप्सिन सिक्रेशन के एक्सपोजर में आती है, तो आपको अल्सर्स डेवलप होते हैं। या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन से, मतलब एच पाइलोरी अगर आपका एंट्रम में प्रेजेंट है तो पेप्टिक अल्सर्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे डियोडिनल अल्सर की पैथोजेनेसिस की। तो डियोडिनल अल्सर के लिए आपको हाई एसिड पेप्सिन सिक्रेशन जो होता है वो सबसे मेन कॉज होता है। उसके अलावा कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो कि उसके पैथोजेनेसिस में आपको इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड का हाइपर सिक्रेशन है। जिसने फास्टिंग कर रखा है तो नाइट में क्या होता है कि वैगस स्टिमुलेट होता है, क्योंकि जब उसको भूख लगती है तो वैगस स्टिमुलेशन की वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और फिर वो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो आप स्टमक के लाइनिंग को अफेक्ट करता है, यानी कि धीरे धीरे इरोड करके वहाँ पे सोर्स डेवलप करता है। सेकंड फैक्टर है कि जो डियोडिनल अल्सर के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है मतलब कि रैपिड एम्पटिंग होती है, मतलब उनको जल्दी जल्दी उनका खाना जो है वो पचने लगता है। तो इसीलिए जो फूड जिनका बफर्स होता है और जो न्यूट्रलाइज होते हैं गैस्ट्रिक एसिड से, वो आपको इजीली पास हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो डियोडिनल म्यूकोसा होता है वो आपको गैस्ट्रिक एसिड के लिए एक्सपोज्ड रह जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड जो है वो आपका फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब वहाँ पे फूड प्रेजेंट नहीं होगा और सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके डियोडिनम को अफेक्ट करेगा, क्योंकि डियोडिनम से आपका जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो चुका है और वहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है सिवाय एसिड के। फैक्टर डियोडिनल अल्सर के पैथोजेनेसिस में जो इन्वॉल्व होता है वो है हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस, जो कि आपका स्टमक का लाइनिंग के इन्फ्लेमेशन होता है जो कि एच पाइलोरी के थ्रू होता है। ठीक है। 95 to 100% केसेस में डियोडिनल अल्सर के केसेस में आपको अल्सर्स जो है वो 2 मैकेनिज्म से होते हैं। ठीक है। पहला है गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंस जो होता है, मतलब जो हमारे स्टमक में लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है, जो म्यूकोजल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमें गैस आपको एसिड से प्रोटेक्ट करती है म्यूकोसा को, वो आपको टूट जाता है बैक्टीरिया के डेवलपमेंट की वजह से, जैसे कि यूरिएज, प्रोटीएज, कैटालेज और फॉस्फोलाइपेज का जो है वो ज़्यादा इलाबोरेशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेंस में जो है वो टूट जाती है, मतलब वो लेयर जो है ब्रेक कर जाती है। और दूसरा है कि एच पाइलोरी इन्फेक्टेड म्यूकोजल एपिथेलियम जो होता है वो आपको प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज करता है, जैसे कि IL-1, IL-6, IL-8 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और ये सारे मिलके आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को और प्रमोट कर देते हैं। और एपिथेलियल इंजरी जो है वो आपको इन साइटोकाइनिन फैक्टर्स की वजह से और ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपको एसोसिएटेड होता है जीन प्रोटीन से। तो ये जब एपिथेलियल इंजरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो लाइनिंग है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा, म्यूकोसा जो है एक्सपोज हो जाएगा, और फिर एसिड जो है वहाँ पे आपको लेसेंस और सोर्स डेवलप कर सकते हैं।
अब है गैस्ट्रिक अल्सर की क्या पैथोजेनेसिस होती है। तो ये आपको बेसिकली होता है जब आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंसेस जो होता है वो एसिड पेप्सिन सिक्रेशन के लिए वो आपको किसी तरह से कोई डैमेज हो जाती है या इम्पेयर्ड हो जाता है। और जो अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स के लिए वो है हाइपर एसिडिटी। कैसे होता है, तो जैसे ही हम फूड इंगेस्ट करते हैं उसके रिस्पॉन्स में आपको सेरम से गैस्ट्रीन जो है वो सिक्रीट होता है। ये गैस्ट्रीन का अगर जो है लेवल इंक्रीज हो जाता है तो फिर आपको एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ठीक, तो सेकंड जो फैक्टर है वो है कि जो म्यूकस बैरियर है, गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर है एसिड पेप्सिन के लिए, वो आपका गैस्ट्रिक अल्सर्स में डीअरेंज हो जाती है। यानी कि जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो डिप्लीट होने लगती है और इस डिप्लीशन की वजह होती है आपको एच पाइलोरी का कोलोनाइजेशन गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, तो जिसकी वजह से फिर आपको फाइनली गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स बेसिकली आपके यहाँ डेवलप होते हैं और डिओडिनल अल्सर यहाँ पर डेवलप होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में आपका सबसे पहले तो बर्निंग स्टमक पेन होता है। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आप फुल हैं, ब्लोटिंग होती है या फिर बेल्चिंग होती है। ठीक है, जो फैटी फूड्स होते हैं उनको देख के खाने का मन नहीं करता है और कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन होता है या हार्ट बर्न हो रहा होता है और नोजिया जैसी फीलिंग बनी रहती है पेप्टिक अल्सर के केस में। सीवियर सिम्टम्स की बात करें तो वॉमिटिंग होती है, या तो जो वॉमिटिंग होती है उसमें ब्लड होता है जो कि रेड या ब्लैक कलर का अपीयर होता है, और स्टूल्स में भी आपके डार्क ब्लड्स होते हैं या फिर स्टूल्स जो होते हैं वो या तो पूरे ब्लैक होते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, आप बिल्कुल फेंट जैसी फीलिंग होती है कि आप अभी बेहोश हो जाओगे। नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन बनी रहती है और अचानक से ही आपका वेट लॉस होने लगता है और जो एपेटाइट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब कुछ खाने का मन करता है, कुछ खाने का आपका मन नहीं करता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर अल्सर्स जो है उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अनट्रीटेड रह गया है तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो सोर्स डेवलप होते हैं वो उनमें से ब्लड आ सकता है। पेरिटोनोसिस हो सकता है जिसमें कि जो अल्सर्स बोर्स होते हैं उनमें पूरा होल बन जाता है, मतलब जो सोर्स होते हैं वहाँ पे आपको होल बन जाएगा, जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वहाँ पे जो है वो स्कार उसमें डेवलप हो जाएंगे और पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाएगा, यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आपके स्टमक या डिओडिनल अल्सर से, अगर आप पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहे हो तो। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि पेप्टिक अल्सर किस वजह से हुआ है, उस पर ट्रीटमेंट बेस्ड है। अगर एच पाइलोरी की वजह से नहीं हुआ है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं 1 से 2 महीने तक के लिए, लेकिन अगर पर्सन एच पाइलोरी पॉजिटिव है यानी कि एच पाइलोरी की वजह से हुआ है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटीबायोटिक साथ में दिए जाते हैं। तो ये था अबाउट आपका पेप्टिक अल्सर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।